नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़ रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कार्नोट हीट इंजन के बारे में। तो हीट इंजन आपने समझा, उसके बाद मैंने बताया एक स्पेशल इंजन हीट इंजन जिसका नाम क्या था, कार्नोट हीट इंजन, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए, जो कार्नोट हीट इंजन होता है ना, वो आपका एक साइक्लिक प्रोसेस के अंतर्गत वर्क करता है। ठीक है, किस प्रोसेस के अंडर? साइक्लिक प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस के अंतर्गत तो वर्क करता है, लेकिन वो जो उसके अंदर साइकिल है, साइक्लिक प्रोसेस में एक साइकिल होता है ना, कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है जिस पॉइंट से चलता है घूम फिरकर बहुत सारी स्टेजेस से होता हुआ उसी पोजीशन में आ जाता है, तो उसे साइकिल कहा जाता है, एक चक्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वो साइकिल है उसका नाम है कार्नोट साइकिल। तो क्या हो जाएगी? हेडिंग डालो, कार्नोट साइकिल या कार्नोट साइकिल, कार्नोट चक्र कह सकते हो इसे आप, है ना। तो देखो, ध्यान देना, इसमें मैं आपसे ये बताया मैंने आपको कि कार्नोट हीट इंजन जो है वो किसकी तरह वर्क करता है, किस में वर्क करता है? साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, तो कार्नोट हीट इंजन ठीक है, वर्क्स इन ए साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है जी, कार्नोट हीट इंजन वर्क्स इन ए साइक्लिक प्रोसेस। तो दिस साइकिल, तो जो साइकिल होती है ना, जो चक्र होता है, उसे आप क्या कहते हो? इज नोन एज, लिख देना। ठीक है, क्या कहलाता है वो? कार्नोट साइकिल कहलाता है। ठीक है, कार्नोट चक्र कहलाता है। तो आइए कार्नोट साइकिल बना लेते हैं। देखो, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो, इस एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस है, वॉल्यूम ले लो यहाँ पर, यानी आयतन, और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर प्रेशर ले लो। ठीक है जी। और कार्नोट जो हीट इंजन है ना, मान लो शुरुआत में इनिशियल स्टेट में है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट ये है, मान लो बिंदु ए है, पॉइंट ए, और यहाँ पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। ठीक, तो क्या होता है, देखो ध्यान देना, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसके कई सारे प्रोसेस हैं। ठीक है भाई, साइकिल बनेगा ना, तो कार्नोट साइकिल के 4 पार्ट होते हैं। देखो, एक तो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, समतापीय प्रसार। और एक होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे इसे? रुद्धोष्म प्रसार। और तीसरा होता है आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी समतापीय संपीड़न हिंदी में कहेंगे। और एक होता है एडियाबैटिक। ठीक है, 4 स्टेप हैं इसके, है ना, कार्नोट साइकिल के। एक होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, 2 कंप्रेशन है और 2 एक्सपेंशन है, इसे बोलेंगे रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है, तो देखो शुरुआत में जो हीट इंजन है, ये कार्नोट का हीट इंजन, वो किस स्टेट में है? इनिशियल स्टेट में है, जिसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। और कार्नोट हीट इंजन में 4 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया। एक तो होता है आपका कि सोर्स, जो हीट देता है वर्किंग सब्सटेंस को। ठीक है, और एक होता है आपका वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, जो हीट लेता है सोर्स से। और एक होता है आपका तीसरा सिंक, जो वर्किंग सब्सटेंस हीट लेता है सोर्स से, उसमें से कुछ का तो वर्क कर देता है और कुछ बची हुई किसे दे देता है? इसे सिंक को। सोर्स जो होती है वो हॉट बॉडी होती है और सिंक जो होती है वो कोल्ड बॉडी होती है। ठीक है, और एक और इसमें होता है इसका पार्ट जिसका नाम है इंसुलेटेड स्टैंड। ठीक है, यानी अचालक स्टैंड होता है। ठीक है, तो 4 का इसमें यूज होता है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए क्या करना है तुम्हें? एक्सपेंशन करना है। ठीक है,
तो देखो ध्यान दो, मान लो एक्सपेंशन करना है, इस तरीके से थोड़ा रफली डायग्राम बना के मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। ये पिस्टन है, ठीक है, और इसमें गैस भरी है, ये कोई गैस भरी है, ठीक है, क्लियर है। तो पता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर सेम रखना है, ठीक। टेम्परेचर सेम रखते हुए आपको क्या करना है, टेम्परेचर सेम रखते हुए आपको एक्सपेंशन करना है, ठीक। तो देखो इसमें से ये है ना वेट, ठीक है, वेट, ये वेट रखे हैं इस पर, किस पर, पिस्टन पर। तो कुछ वेट को रिलीज कर देते हैं, क्लियर है, कुछ वेट को रिलीज कर दिया जाता है। तो वेट को रिलीज करोगे तो वॉल्यूम V1 से बदल कर कितना हो जाएगा, बढ़कर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, ऊपर चलेगा पिस्टन तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन तो हो रहा है ना, ठीक है, और टेम्परेचर को सेम रखते हुए एक्सपेंशन होता है, इसलिए इसका जो फर्स्ट प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो वॉल्यूम V1 से बढ़कर बढ़ रहा है वॉल्यूम, तो आगे की तरफ चलेगा ग्राफ, तो वॉल्यूम V1 से बढ़कर, ठीक है, कितना हो जाता है, V2 हो जाता है, ठीक है। और देखो प्रेशर भी, तो प्रेशर तो घटेगा क्योंकि ये वेट हटा दिया तो प्रेशर घट गया, तो प्रेशर घटना है तो ग्राफ नीचे चलेगा, तो देखो नीचे भी चल रहा है ग्राफ, तो यानी प्रेशर तो P1 से घटकर P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो गया, ठीक है जी। और टेम्परेचर सेम रहा, लेकिन T2 कह दो, और T1 और T2 दोनों कैसे हैं, बराबर है, क्लियर है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है। और देखो ध्यान से, दूसरा प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, उसे तो कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। तो हीट का एक्सपेंशन तब नहीं होगा, ये है ना आपका, ये क्या है, सिलेंडर इस पर रख दिया जाता है इंसुलेटेड स्टैंड पर, ठीक है। तो जब इंसुलेटेड स्टैंड पर रख दोगे तो देखो इसकी वॉल तो मैंने पहले ही बताया था कैसी होती है, इंसुलेटेड, लेकिन बेस कंडक्टिंग होता है। अब नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड लगा दिया तो बेस भी कैसा बन गया, ठीक है, कुछ अलग बन गया, इंसुलेटेड बन गया, ठीक है। और पिस्टन भी इंसुलेटेड होता है ऊपर से, तो हीट अंदर की बाहर, बाहर की अंदर कहीं भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा प्रोसेस बन जाएगा, एडियाबैटिक। और चूंकि एक्सपेंशन कराना है तो वेट फिर हटाओ, वेट हटाओगे तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम तो बढ़ाना है और वेट हटा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो देखो प्रेशर घटेगा तो ग्राफ नीचे चलेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ग्राफ आगे चलेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ तक पहुँच गया ग्राफ, ठीक है जी। देख लो प्रेशर घटा है तो मान लो घटकर कितना हो गया, P3, और वॉल्यूम फिर बढ़ा है तो मान लो बढ़कर कितना हो गया, V3। और टेम्परेचर तो इस बार चेंज होगा क्योंकि ये आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबैटिक है, इसमें केवल हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज होगा, क्लियर है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी से वर्क करना पड़ेगा गैस को, ठीक, समझ रहे हो ना, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था, ठीक है, कि DQ कितना है, 0 है। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, DQ बराबर DW प्लस DU। तो जब DQ बराबर 0 है तो DW बराबर माइनस DU नहीं है, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क जो करती है गैस, है ना, एक्सपेंड होने के लिए, वो इंटरनल एनर्जी से करती है, तो टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो देखो ये तो है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। और ये कौन सा है, ये है आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना भाई, ठीक है, क्लियर है। अब देखो तीसरा कौन सा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो कंप्रेशन यानी वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा बोलो, वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, फिर दोबारा से वेट रख देते हैं, और वेट रखोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, वॉल्यूम घट जाता है, ठीक। तो वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम V3 था, ठीक, तो वॉल्यूम घट के पीछे तो चलेगा क्योंकि ग्राफ ऐसे
ग्राफ के अनुसार वॉल्यूम इस साइड घटता है, तो वॉल्यूम घटा और प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, प्रेशर रखा और वेट रखा तभी तो वॉल्यूम घटा, तो इसका मतलब है प्रेशर तो घटे वो बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर सेम रहेगा, यानी T3 और T4 दोनों कैसे रहेंगे, सेम। ठीक है जी, तो ये है आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्लियर है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इसके बाद है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो आप देख के बताओ, एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए आपको फिर दोबारा से ये जो है आपका सिलेंडर फिर दोबारा कहाँ रखना पड़ेगा, इंसुलेटेड स्टैंड पर रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तभी तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि है ना, बेस भी, वॉल्स भी और ऊपर से भी सब जगह से क्या है, इंसुलेटेड हो जाएगा, तो अंदर की हीट बाहर और बाहर के अंदर नहीं जा पाएगी, तभी एडियाबैटिक हो पाएगा। और कंप्रेशन करना है तो इसका मतलब एक काम तो इसे पिस्टन को उठा के फिर दोबारा कहाँ रखना है, ठीक है, किस पर, स्टैंड पर। और दूसरा काम ये करना है कि कंप्रेशन करना है तो और वेट रखना पड़ेगा, और वेट रखोगे तो कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्रेशन भी कैसा हो रहा है, एडियाबैटिक। तो ये है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है जी, एडियाबैटिक कंप्रेशन इस तरीके से पहले ग्राफ गया, फिर ऐसे और अब ऐसे। ठीक है, तो ये क्या था आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है जी, तो ये डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ। इसके नाम और लिख लो, ये पॉइंट मान लो B है, और ये पॉइंट मान लो C है, और ये पॉइंट आपका मान लो D है। ठीक है जी, तो बात समझ में आई। 4 इसके प्रोसेस थे इस साइकिल के अंतर्गत, यानी कार्नोट साइकिल के अंतर्गत 4 प्रोसेस हैं, 2 एक्सपेंशन हैं। पहला एक्सपेंशन कौन सा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा एक्सपेंशन है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक, और 2 कंप्रेशन हैं, तो पहला कंप्रेशन है आइसोथर्मल और दूसरा कंप्रेशन है एडियाबैटिक। ठीक, तो और मैंने आपको बताया कैसे कैसे होता है, तो एक बार देख लो, पुनरावृत्ति कर देते हैं। मैंने कहा सबसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन करने के लिए, देखो आइसोथर्मल करना है तो टेम्परेचर सेम रहना है, ठीक है, और एक्सपेंशन है तो ये प्रेशर कम करना पड़ेगा पिस्टन पे से, तो वेट रिलीज करते हैं और सबसे पहले इसे कहाँ रखते हैं, क्योंकि आपको पता है सोर्स से हीट लेनी होती है। ठीक है, तो सोर्स से हीट लेते हैं, तो इसमें आप एक तो प्रेशर को क्या करते हैं, प्रेशर को, ठीक है, रिलीज करते हैं, यानी ये वेट हटाते हैं। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसे कहाँ पुट करते हैं, हीट लेने के लिए, भाई वर्क करने के लिए हीट चाहिए ना। ठीक है, पिस्टन तभी तो ऊपर धकेल पाएगा, क्योंकि उसके पास जब हीट होगी, और हीट कहाँ से मिलती है, सोर्स से। तो सबसे पहले इसे सोर्स पर रखा जाता है। ठीक है, किसे, इसे ये क्या बोलते हैं, सिलेंडर को, है ना, मैं लिख देता हूँ, सिलेंडर को सबसे पहले कहाँ रखा जाएगा, पिस्टन पर, वो पिस्टन पर नहीं, ठीक है, सोर्स पर। क्लियर है। तो देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर 2 बातें हैं, एक तो प्रेशर हटाना पड़ेगा क्योंकि आपको एक्सपेंशन कराना है, और सोर्स पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वर्क कराने के लिए हीट चाहिए। ठीक है, क्योंकि एडियाबैटिक नहीं है तो हीट लेनी पड़ेगी, तो इसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंतर्गत भी 2 बातें होंगी, क्योंकि एक्सपेंशन है तो वेट या प्रेशर वो प्रेशर की जगह वेट लिखो, वेट रिलीज कराना पड़ेगा, यानी जो वेट रखा है ना थोड़ा कम करना पड़ेगा, तभी तो ऊपर चलेगा पिस्टन। तो इसका मतलब है वेट यहाँ भी रिलीज कराना पड़ेगा, क्योंकि भी एक्सपेंशन है ना। और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, एडियाबैटिक है तो हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हीट का एक्सचेंज हो जाएगा यदि नीचे से ये कैसा रहे, कंडक्टिंग, तो इसे कहाँ रखना पड़ेगा, इंसुलेटेड स्टैंड पर। तो नंबर सेकंड में कहाँ रख रहे हैं, इंसुलेटेड स्टैंड पर, जिससे कोई भी हीट अंदर बाहर ना जाए, चारों तरफ कवर हो जाए। आइसोथर्मल कंप्रेशन है, कंप्रेशन है तो आपको पता है पुट रखना पड़ेगा, पुट द वेट्स को रखना पड़ेगा। ठीक है, और कंप्रेशन है तो वेट को रखना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी तो नीचे की तरफ चलेगा पिस्टन और फिर वॉल्यूम कम होगा।
लेकिन आइसोथर्मल है तो यहाँ पे देखो कंप्रेशन हो रहा है। यदि एक्सपेंशन होता तो वर्क होता किसके द्वारा, गैस के द्वारा, लेकिन कंप्रेशन है तो गैस पर वर्क हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर सोर्स पर रखा था तो यहाँ सिंक पर रखेंगे, क्योंकि वर्क करेंगे तो वो जो एनर्जी है ना एक्स्ट्रा जो हमें मिल रही है वर्क करने से, इसे दबाने से, वो हम सिंक को दे देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी बॉडी वो किसी भी सिस्टम पे वर्क करोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो, एनर्जी आपकी खर्च हो रही है, उसकी नहीं हो रही, सिस्टम की या गैस की खर्च नहीं हो रही, बल्कि हम वर्क कर रहे हैं तो उसे एनर्जी मिलेगी, और यदि हम सिंक को एनर्जी ना दें तो उसकी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो फिर है ना एनर्जी बढ़ जाएगी तो फिर देख के बताओ टेम्परेचर भी तो बढ़ जाएगा, तो आइसोथर्मल नहीं हो पाएगा प्रोसेस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसलिए जो वर्क हमने किया उससे जो उसे एनर्जी मिली वो हमने सिंक को दे दी, तो इसलिए हम कहाँ रखेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन कराने के लिए सिंक के ऊपर, है ना। तो ये जो इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सिंक में चली जाएगी। ठीक है, और एडियाबैटिक कंप्रेशन जो है, एडियाबैटिक है तो आप खुद समझ रहे हैं। ठीक है, और कंप्रेशन है, पहले देखो कंप्रेशन है तो आप समझ रहे हैं कहाँ वो क्या करना पड़ेगा, पुट द वेट्स रखने पड़ेंगे। कंप्रेशन तभी तो होगा जब ऊपर से वेट रखेंगे। और एडियाबैटिक है तो आपको पता है कहाँ रखना पड़ेगा, इंसुलेटेड स्टैंड पर। ठीक है, क्यों, समझिए ना, क्योंकि एडियाबैटिक तो तभी बनेगा ना क्योंकि इंसुलेटेड स्टैंड है ना भी इंसुलेटेड है, ये भी इंसुलेटेड है पहले से ही, तो फिर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तभी एडियाबैटिक हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं लैंग्वेज में आपको लिख करके प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। हाँ, वर्क की ओर बात कर लेते हैं। मान लो आपसे पूछने लगे वर्क डन इन कार्नोट साइकिल। ठीक है, कार्नोट साइकिल में जो वर्क किया जाता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के द्वारा यानी हीट इंजन के द्वारा, वो कितना होगा। ठीक है, क्लियर है। तो वर्क कितना होगा ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूँ। ये ए है, इसके सीध में देखो ऐसे खींचो, मान लो ये कितना है ए डैश। ठीक है जी, ये बी है तो इसके सीध में यहाँ खींचो, मान लो ये कितना है बी डैश। और ये डी है तो यहाँ पे मान लो ये कितना है डी डैश। और ये सी है तो मान लो ये कितना है सी डैश। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। तो देखो भैया, पहले केस में यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन कितना होगा, तो मैं मान के चलूँ W होगा, वो W1 होगा पहले में, है ना, तो W1। और मैंने आपको बता रखा है कि ग्राफ के द्वारा मतलब वर्क डन का एक फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, है ना। और वो फॉर्मूला क्या है कि वर्क डन बराबर, ठीक है, एरिया, है ना, किसके द्वारा घिरा हुआ एरिया, जो उस ग्राफ के द्वारा घिरा हुआ एरिया है। ठीक है, ये मैंने कराया था शुरुआत में ही आपको। तो यहाँ पर W1 बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ, ठीक है, कौन सा ग्राफ, जो पहले वाला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ है AB, तो इसका मतलब AB जो ग्राफ है ना, ये इसके द्वारा घिरा हुआ सारा नीचे का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना, वो एरिया बराबर हो जाएगा वर्क डन के, जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ, बोलो AB, है ना, AB, सिर्फ इस ग्राफ का देखना है AB का, तो AB B डैश A डैश A, AB B डैश A डैश A से चले A पर आ गए। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस में यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एरिया वर्क डन है। और नंबर सेकंड W2 के लिए बताओ एरिया किस ग्राफ का लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ इसका BC का, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ये वाला है ना, तो इसका मतलब एरिया आएगा BC C डैश B डैश B, है ना, BC C डैश B डैश B, इस, ठीक है, रीजन का एरिया आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है जी। और W3 में देखो, W3 किसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ, खुद देख के बताओ, W3 वाला ग्राफ ये है CD, तो आएगा C डैश D डैश D, ठीक है, C डैश D डैश D। बात क्लियर है। ठीक है जी, 3 और 2 5, वहाँ 5 हो रहे थे, है ना, यहाँ देखो दोबारा, तो ये वाला है ना W3,
यानी आइसोथर्मल कंप्रेशन का, ठीक है। तो सी डी, हाँ मैंने डी छोड़ दिया, दोबारा देखो, आइसोथर्मल कंप्रेशन यहाँ से हो रहा है, ठीक है, ऐसे। तो सी डी, सी से चलो, सी से फिर डी पे जाएंगे क्योंकि ऐसे चल रहे हैं, सी डी, डी डैश, है ना, ठीक है। सी से डी पे गए, डी से डी डैश पर, डी से फिर सी डैश पर, फिर सी पर, ठीक है जी। सी से चले सी पर आ गए, बात समझ में आई। और नंबर 4, एक बात और बता दूं, कंप्रेशन है तो माइनस आएगा। ये बात मैंने शुरुआत में ही आपको बताई थी कि एक्सपेंशन के लिए तो आता है प्लस, है ना, और कंप्रेशन के लिए आता है माइनस। क्यों? क्योंकि ग्राफ उल्टा चल रहा है। एक्सपेंशन के लिए ग्राफ सीधा चलता है, ये सब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ का बताया था ना, वही वाली बात है। तो कंप्रेशन है तो ग्राफ, है ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ चलता है तो फिर, है ना, कंप्रेशन के लिए क्या आता है? माइनस। क्लियर है? चलो तो ध्यान देना, ठीक है जी। क्योंकि देखो हम ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज ही तो हुआ फिर ऐसे, क्योंकि हम सी से डी पे गए, फिर ऐसे ही तो देख रहे हैं। देखो सी डी, डी डैश, सी डैश, सी, तो हम ऐसे देख रहे हैं, तो देख लो एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं, क्लॉकवाइज थोड़ा है। लेकिन यहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ऐसे देख रहे थे, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज था तो प्लस आया, ठीक है। बाकी याद रखना, एक्सपेंशन में प्लस और कंप्रेशन में माइनस। इसी प्रकार W4 बताओ, माइनस आएगा क्योंकि कंप्रेशन है, एरिया ऑफ, ठीक है, किसका है? एडियाबैटिक कंप्रेशन का, ये वाला। तो डी ए, है ना, क्या आएगा? डी ए, डी ए डैश, ठीक है जी, फिर डी डैश, और फिर ऊपर वहीं पहुंच जाओ जहाँ से चले, डी, ठीक है जी। तो ये चारों एरिया आए अलग अलग, ठीक है, प्रोसेस के लिए। 4 प्रोसेस हुए कार्नोट साइकिल में, 2 एक्सपेंशन हुए, 2 कंप्रेशन हुए, चारों प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन निकाल लिया। और यदि टोटल वर्क डन निकालना हो तो क्या करोगे? टोटल वर्क डन तब निकलेगा जब W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 और प्लस W4। तो W बराबर, ठीक है जी, देखो भैया लिख लोगे, लैंग्वेज लिख, मतलब ये लिख लेना, एरिया ऑफ ये, एरिया ऑफ ये, एरिया, है ना, ऐसे करके लिख लोगे ना। चलो मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ क्या है? जब इन चारों के एरिया को आप जोड़ोगे ना, तो देखो 2 एरिया तो जुड़ रहे हैं और 2 एरिया घटेंगे, तो कुल मिला के सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा, ये वाला, ठीक, क्लियर है? क्योंकि 2 एरिया जुड़ रहे हैं और 2 एरिया घट रहे हैं, तो कुल मिला के सिर्फ एरिया क्यों कौन सा बचेगा? ABCD, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ आएगा एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ कर्व ABCD कर्व, है ना, क्लियर है? तो यही आपका वर्क डन है इन कार्नोट साइकिल बाय हीट इंजन। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना आप। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। सारी चीज़ें मैंने आपको विस्तार से बता दी हैं। बाकी इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थोड़ा समय का अभाव रहता है तो सारी चीज़ें मैनेज करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बाकी नोट्स मिलते रहेंगे आपको, है ना। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।